Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 14th December 2022. So let's start with the news. So the first news is about the India-China standoff in Yangtze in Tawang region. ठीक है. So this is a new development. हमने इसके बारे में कल भी किया था. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया था LAC दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच इज 3488 किलोमीटर. इसको हम वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि वेस्टर्न सेक्टर हो गया आपका लद्दाख, देन वी हैव मिडिल सेक्टर दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, देन वी हैव सिक्किम एंड देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश. अब जो न्यूज़ था वो ये था कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर है. ठीक, तवांग सेक्टर, वहां पे फिर से गालवान वैली की तरह एक बार झड़प हुआ. ठीक, अब मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये एक परसेप्शन वाला लाइन है. इसको आप ऐसे समझिए, मतलब कि एक दोनों साइड का एक परसेप्शन है कि वेयर द LAC लाइज. ठीक है ना, टिल द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा ये देखा जाता है कि जो चाइनीज होते हैं वो अपने साइड के LAC को क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं, विच लीड्स टू स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी. तो यहाँ पे जो तवांग सेक्टर है यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ. करीब 600 की तादाद में सैनिक थे चाइना के, और हमारे यहाँ वो जो इंडियन साइड ऑफ LAC है वो यहाँ पे आ गए. बाद में दो झड़प भी हुआ. कुछ जान तो नहीं गई इंडियन साइड से, न वहीं के साइड से कोई कंफर्मेशन तो नहीं आया है, जान तो नहीं गई, बट फ्रैक्चर हुआ है. ठीक है, बट आफ्टर दैट कमांडर लेवल टॉक वाज हेल्ड एंड बोथ द साइड्स दे रिटर्न फ्रॉम दिस पोजीशन. ओके, सो नाउ यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि द चाइनीज ट्रूप्स हैव यूनिलेटरली ट्राइड टू ऑल्टर द स्टेटस क्वो ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन अरुणाचल प्रदेश ऑन December 9. ठीक है, यूनिलैटरली का मतलब कि देखिए ये LAC है, दोनों साइड ने एग्रीड किया है कि चलो ये LAC है. तो देखिए जो LAC होता है वहाँ पे क्या होता है कि पेट्रोलिंग होती है. ठीक है ना, तो बोथ द साइड्स, यहाँ पे बेस कैंप नहीं होगा, बेस कैंप थोड़ा पीछे ही होगा, बट यहाँ पेट्रोलिंग करते वक्त इंडियन आर्मी यहाँ तक जाएगी या और उनकी आर्मी भी वहां तक आएगी, पेट्रोलिंग करेगी, देखेगी, उसके बाद वापस चली जाएगी. बट व्हेन दे मेक एन इंक्लूजन दैट लीड्स टू द स्टैंड ऑफ. सो यहाँ पे एक चाइना के बारे में कह रहे हैं कि दैट यूनिलेटरली खुद से दे आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस को. स्टेटस को का मतलब जो दोनों साइड ने एग्री करके जो LAC को जो डिटरमाइन किया है उसको कहते हैं स्टेटस को. फाइन, सो दैट्स द न्यूज. Now the next is about the Bilkis Bano. The Supreme Court judge rescues herself from hearing Bilkis Bano's petition. तो ये बिल्किस बानो का पेटिशन है. तो यहाँ पे पहले हम केस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आज का न्यूज़ पढ़ लेंगे. तो बिल्किस बानो जिनका फोटो आप देख रहे हैं, शी हैज साउट अ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ May 2022 that paved the way for the गुजरात गवर्नमेंट टू रिलीज द 11 कन्विक्ट्स. ठीक है, ये 11 कन्विक्ट्स. तो बिल्किस बानो केस है, ये मई से ही चलता आ रहा है. यहाँ पे ये था कि ये गुजरात 2002 के राइट से रिलेटेड केस है. ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि केस को पहले महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ पे ये केस हुआ. ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूछा गया कि अगर इन कन्विक्ट्स को अगर रेमिट करना है तो कौन सी पॉलिसी के अंडर ये रेमिट होंगे और कौन सी गवर्नमेंट का ये पावर है टू ग्रांट रेमिशन, क्योंकि ये सब कुछ मतलब ट्रायल हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, ये सब तो महाराष्ट्र में चल रहा था. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने May 2022 में कहा कि जो 2014 की रेमिशन पॉलिसी है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि जो कन्विक्शन है वो 2014 के पहले है. तो जो उस वक्त जो रेमिशन पॉलिसी थी लागू, उसके बेस पे ही होगी. एंड सेकेंड, दैट सिंस द क्राइम हैज हैपेंड इन गुजरात, तो इट विल बी दी गुजरात गवर्नमेंट विच विल डिसाइड ऑन द रिलीजिंग दिस 11 कन्विक्ट्स. सो यहाँ पे इन 11 कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया गया. ओके, बेस्ड ऑन द रेमिशन पॉलिसी. ओके, तो यहाँ पे अब जहाँ पे जो बिल्किस बानो का जो कंटेंशन है वो यही है that she has argued the early release of the convicts it amounts for violation of her fundamental right to life. Second, she has said कि यहाँ पे जब रिलीज करते वक्त जो रेमिशन पॉलिसी था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जहाँ पे ट्रायल हुआ वो एप्लीकेबल होना चाहिए था, न कि गुजरात का. ओके, इन दिस केस. फाइन.
अब यहाँ पे ये है कि दैट एन एफिडेविट हैज बीन सबमिटेड बाय द स्टेट ऑफ गुजरात विच हैज रिवील्ड दैट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI, Special Crime Branch Mumbai and Special Judge CBI of Greater Bombay, they all opposed the premature release of these 11 convicts. But जितने भी authorities थे गुजरात में and Home Ministry, they recommended the release of these 11 convicts. The next is OIC chief's visit to LOC sparks fresh criticism. तो यहाँ पे OIC Organization for Islamic Cooperation established in 1967. यहाँ पे नॉर्मली जो होता है कि एक कंफ्यूजन होती है OIC और GCC के बीच में. तो OIC अराउंड 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ठीक है. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन. इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेद्दा में है इन सऊदी अरेबिया, ठीक. एंड OIC इट मेंटेन्स इट्स डेलीगेशन एट यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशन. फाइन. सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन. अब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, दैट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, ये एक अटेम्प्ट है, ये 1980s का अटेम्प्ट है. ये तो 1967 में ही एस्टेब्लिश हो गया था. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये कुछ 1981 की बात है, जब कुछ गल्फ कंट्रीज टुगेदर आए विद द गोल टू क्रिएट समथिंग लाइक यूरोपियन यूनियन. नाउ व्हाट इज द गोल टू क्रिएट समथिंग लाइक यूरोपियन यूनियन? तो इसका जो गोल हो जाएगा वो ये हो जाएगा दैट भाई टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट, ठीक है, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट लाइक यूरोपियन यूनियन. ओके, टू हैव अ सिंगल करेंसी, ठीक, टू हैव अ सिंगल करेंसी, ऑल दिस थिंग्स. व्हाट इज समथिंग लाइक यूरोपियन यूनियन. अब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, अगर इसका आप हेडक्वार्टर देखेंगे, तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन देखेंगे तो वो तो जेद्दा में है, ठीक है. बट यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में है, ठीक है, दैट इज इन रियाद. और इसके जो मेंबर्स हैं दीज आर बहरीन, कुवैत, ओमान, then Qatar, Saudi Arabia. Okay, so these are the members of Gulf Cooperation Council. Now, yeah, one more thing that who has rescued herself from hearing the Bilkis Bano petition. Let's come to this news again. So Justice Bela M. Trivedi, okay, she has rescued herself from hearing the writ petition filed by Bilkis Bano, ठीक है. सो यहाँ पे जो बिल्किस बानो केस है, इसमें 11 men they were sentenced to life imprisonment for gang raping बिल्किस बानो and murdering her family members during Gujarat 2002 riots. अब जो जस्टिस त्रिवेदी हैं, बेला एम त्रिवेदी, she herself is from Gujarat. She started her judicial career in the district judiciary in 1995. Okay, she has been the a law secretary in the Gujarat government, Central Bureau of Investigation, court judge and special judge, and she was elevated as Gujarat High Court judge in February 2011. The next is New Delhi Airport's inadequate security infrastructure flag. तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना. यहाँ पे बस एक लाइन से आपको पूरा इशू समझ में आ जाएगा. That is the average number of flights per hour from T3 terminal, that is Indira Gandhi International Airport, Delhi, is 19 to 21. पर वहाँ पे जो there are 13 X-ray machines, okay, which are capable of handling passengers of up to 15 flights per hour only, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो बात है कि यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे क्यूज क्यों लगे हुए हैं, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट डू नॉट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दो द नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैव इंक्रीज्ड, okay, but the security infrastructure, security installations are still very low. The next is international travel yet to shake off pandemic blues, but students go abroad in record numbers. So over here we have Bureau of Immigration. Okay, so it has placed this report before the parliament saying कि अगर हम टूरिज्म और बिजनेस की बात करें तो they have not recovered from the pre-pandemic level. Pre-pandemic level मतलब COVID-19 के पहले. But student जो वीज़ा है it has crossed the pre-pandemic level. So if you will just see, up to November 30, 2022, 6,48,678 students have gone abroad on student visa, which is all-time high. Okay. Now this data, it was compiled by Bureau of Immigration, which collects the data on Indians going abroad based either on their verbal disclosure or type of visa. Okay. Now next, if you will just see कि destinations भी देखिए change हुआ है. अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें जहाँ पे mainly employment के लिए जाया जाता है, ओके, इट इज येट टू रीच द प्री पेंडेमिक लेवल. बट अगर हम अब बात करें जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं लाइक कनाडा एंड यूके, इट हैज सरपास्ड द प्री पेंडेमिक फिगर्स.
एक बार फिर से हम NJAC के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर लगातार बात करते आए हैं, ठीक है, NJAC के बारे में। अब हमने कल एक्सप्लेनर सीरीज में भी NJAC के बारे में किया था। अब ये जो आर्टिकल है दैट इज बाई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अजित प्रकाश शाह और AP शाह, and he is also the former chairperson of Law Commission of India. So now he is analyzing this issue from the perspective of that why independence of judiciary is important in country like India to protect civil liberties. Fine. तो यहाँ पे वो पूरा बताते हैं कि what was the reason that why Supreme Court had to come up with the collegium system to protect the independence of the judiciary. भाई ये आया ही क्यों सिस्टम? अगर हम आर्टिकल 124 देखें, ठीक है, if we look at article 124, so यहाँ पे भाई बात यही होती है कि that president in consultation with chief justice of India and other judges of Supreme Court and High Court, okay, will appoint the judges, ठीक। so that is article 124. so यहाँ पे प्राइमेसी, अगर आप आर्टिकल 124 का प्लेन रीडिंग अगर लें तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी है इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन जुडिशरी, ठीक। बट अगर देखें कि बीच में इंडिया में एमरजेंसी का एक पीरियड भी आता है, ठीक। जब एमरजेंसी लगता है देश में 1975 में, उसके बाद इंदिरा गांधी ओके ये ट्राई करती है कि भाई जुडिशरी को सबवर्ट किया जाए या जुडिशरी को जो है वो अंडर द कंट्रोल रखा जाए, गॉट इट। तो यहाँ पे जो एक कन्वेंशन चलता आता था सुप्रीम कोर्ट में कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे, उसका 2 बार खंडन भी हुआ, ठीक है। जिसमें एक जस्टिस HR खन्ना है, उन्होंने रिजाइन भी किया था व्हेन ही वाज सपोज्ड टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सीनियरिटी लेवल सिंस ही हैड गिवन जजमेंट अगेंस्ट विच वेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी, तो इनको सबवर्ट किया गया, ठीक है, और ही वाज सुपरसीडेड, ओके। सो यहाँ पे उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पॉलिटी, इट इज कंसिडर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेयर ऑल आवर फंडामेंटल राइट्स फ्लो एंड फाइनल आर्बिटर ऑफ द लॉ, ओके। तो इसको एक हिसाब से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे कि एक कॉलेजियम सिस्टम बनता है, ठीक। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप आर्टिकल 124 पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस के साथ, ठीक। जो फर्स्ट जज केस था वो यही कहता है कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, कि अगर चीफ जस्टिस के एडवाइस से अगर प्रेसिडेंट कुछ अलग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट second judge case and third judge's case, they are very important in establishing the collegium system. It is here where they say that consultation means concurrence. Then in third judge's case they say that consultation means concurrence, and not concurrence not only of CJI but of collegium system consisting of CJI and 4 senior most judge, ठीक है। So to safeguard the independence of judiciary and from the onslaught of executive. देखिए अगर executive राइस पे है, ठीक है ना, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज किससे आएगा? जुडिशरी से ही आएगा। ये पहले भी देखा जा चुका है और अभी भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे जो ऑथर हैं अजित प्रकाश शाह, सो वो कह रहे हैं कि 2014 में एक बार फिर से एग्जीक्यूटिव ने ट्राई किया जुडिशरी को अपने मतलब यू कैन से कि उसको कंट्रोल करने के लिए। तो NJAC का निर्माण हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बाय इंट्रोड्यूसिंग द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि अब 2015 में इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड कर देता है, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज discrediting or because it is going against the independence of judiciary, which is the basic structure of the constitution. Basic structure is a doctrine which was first given by the Supreme Court in Keshavananda Bharati versus State of Kerala case, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक रीज़न ये था अगर तो इसको मना करने का, क्योंकि जो इसमें जो कुछ मेंबर्स थे उनको वीटो पावर दिया गया था कि अगर इसमें ना जुडिशरी के भी मेंबर्स थे, अगर वो आप कुछ नाम रिकमेंड करते हैं देन दैट कैन बी वीटोड बाय एमिनेंट पर्सन हु आर इन दिस कमीशन, ओके। सो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो प्राइमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, प्राइमेसी ऑफ CJI इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, वो जाते रहा, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया।
अब जो हम रिसेंट देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के लोग जो हैं मतलब गवर्नमेंट में लोग पेंडेंसी की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में बोला कि जो बिल जो पूरे पार्लियामेंट ने पास किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये फिर से एक आप समझ सकते हैं कि नाउ सुप्रीम कोर्ट अगेन इज इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि दैट द लास्ट 3 CJIs जस्टिस NV रमन्ना who was 48th Chief Justice of India, UU Lalit 49th, and now the present Chief Justice DY Chandrachud, they are more assertive and speaking in a non-aligned and confident voice. The executive seems to have recognized that the judiciary is the last bastion and final protector of the civil liberties, which it must overcome to claim its position as the most powerful entity in India. ठीक है? So that is the whole you can say important thing about this article. Now again Supreme Court has said कि जब तक गवर्नमेंट कोई नया लॉ नहीं आती तो कॉलेजियम सिस्टम इज करेंटली द लॉ ऑफ द लैंड विच एवरीबडी शुड फॉलो। तो यहाँ पे अब अगर हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी विच हैड सेड दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स ओके ऑन दिस इशू। फाइन, सो यहाँ पे भी यही है कि दैट गवर्नमेंट वुड ऑल्सो डू वेल टू थिंक अबाउट इट्स ओन कल्पेबिलिटी इन अलाउइंग द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी एंड वैकेंसीज टू फेस्टर। जैसे कि एक जुडिशरी के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि जजेस जो होते हैं वो बिजी होते हैं अपॉइंटमेंट्स में और केसेस जो हैं हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। और हमने कल पढ़ा भी था कि कोई भी जजेस का अपॉइंटमेंट 6 महीना पहले वैकेंसी होने से 6 महीना पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, so यहाँ पे now the author is saying that pendency is caused majorly by poor judicial infrastructure including an abysmally low number of judges. Court funding is at the mercy of the government which is either particularly frugal or deliberately parsimonious in the matter, मतलब बहुत कम। फाइन, अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? Pending a clear rule-based system, even the existing collegium system can be improved. Now, author is actually supporting the collegium system. ठीक है ना? तो यहाँ पे collegium system को हम कैसे improve कर सकते हैं? Through a well-defined criteria for appointments, transparency. एक जो government कहती है criticism जो लगाती है collegium system के against वो है कि transparent नहीं है और accountable नहीं है. So, transparency and accountability in selection, better methods of assessing the candidates for elevation and improved ways of ensuring diversity and representation. तो यहाँ पे कहते हैं कि CJI Chandrachud who will remain in office for 2 years, he has a wonderful opportunity to make these changes even as in the long term we strive for well structured and balanced legislation on judicial commission. लॉन्ग टर्म में कहते हैं कि हाँ एक लेजिस्लेशन तो चाहिए होगा जुडिशियल कमीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए विच विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। पर जब तक तब नहीं होता क्योंकि वो एक बिल फिर से बनेगा, पूरा डिबेट होगा, जुडिशरी के व्यूज में आएंगे, एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू दैट, तब तक हम कॉलेजियम सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। The next is Morocco's magical run is a historically rare occurrence. So here we are talking about a FIFA World Cup in Qatar. तो यहाँ पे नाउ 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स आर देयर, अर्जेंटीना, क्रोएशिया, फ्रांस एंड मोरक्को। क्रोएशिया ने अभी ब्राज़ील को हराया है। ठीक है, सो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे एलो रेटिंग्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 यूरोपियन टीम्स लेफ्ट इन द फ्रे वेयर फाइनलिस्ट इन द 2018 एडिशन। तो यहाँ पे फ्रांस और क्रोएशिया की बात हो रही है। ठीक है, they were finalists in 2018 edition and Argentina was ranked second at the start of the tournament, that is with 2143 elo points. बट यहाँ पर जो सबसे सरप्राइज हुआ है वो है टीम फ्रॉम मोरक्को जिसका 24th एलो रेटिंग्स था और फीफा रैंकिंग 22nd था, बट नाउ इट इज इन द सेमीफाइनल्स। फाइन, अब ये एलो रेटिंग्स क्या होता है? एलो रेटिंग्स दे आर यूज्ड टू मेजर द टीम्स रिलेटिव स्ट्रेंथ, दिस असाइंस अ रेटिंग टू ईच नेशंस ओके यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस इंटरनेशनल गेम्स। अब रेटिंग्स कैसे मिलता है? वेटेज बेस्ड ऑन अपोनेंट स्ट्रेंथ एंड मेक्स एडजस्टमेंट्स फॉर द होम टीम्स एडवांटेज एंड द गोल डिफरेंस। ओके, नाउ मोरक्को का खास बात क्या है? इट हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टीम टू मेक द सेमीफाइनल्स ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप। द सेकेंड दैट इसका जो एलो पॉइंट्स था वो काफ़ी लो था, बट देन ऑल्सो इट हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स। ऐसा पहले सिर्फ 2 बार हुआ है, इन 1938 एंड 1930। चलिए अब हम 6th शेड्यूल की बात करते हैं। सो यहाँ पे
लद्दाख में एक मेजर पेंडिंग डिमांड है टू इंक्लूड लद्दाख इन 6th शेड्यूल। ठीक है, 6th शेड्यूल जो होता है यहाँ पे इट प्रोटेक्ट्स द ट्राइबल पॉपुलेशंस, प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू कम्युनिटीज थ्रू द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स, ओके, विच दे कैन ऑल्सो फ्रेम लॉज ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। तो नाउ 2021 से जब से लद्दाख एक अलग यूटी बना हुआ है, सो नाउ वहाँ के जो एमपी हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल फ्रॉम बीजेपी, ही इज डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बाय अमेंडिंग द Ladakh Autonomous Hill District Council Act for the protection of land, employment and cultural identity of Ladakh under 6th schedule। 5th schedule भी होता है, ठीक है। So 5th schedule these are for the protection of tribal areas, ठीक है। 6th schedule जो होता है यहाँ पे these are for the special mechanism in certain districts, certain states, that is Assam, Tripura, मिजोरम एंड मेघालय। ओके, नाउ अगर हम बात करें द मिनिस्ट्री जो है दैट इज द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, इन्होंने राज्यसभा में एक रिपोर्ट टेबल किया विच रिकमेंडेड स्पेशल स्टेटस, हम स्पेशल स्टेटस ग्रांट करना चाहिए, ठीक है ना, फॉर द डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री सेइंग कि जो 5th और 6th शेड्यूल का जो मेन पर्पस होता है दैट इज फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू एंश्योर देयर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर हम यूटी ऑफ लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी दिस इज टेकन केयर ऑफ एंड सफिशिएंट फंड्स हैव बीन प्रोवाइडेड। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ही इज विजिटिंग POK दैट द अदर साइड ऑफ LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इनके जो सेक्रेटरी जनरल है हिसैन इब्राहिम ताहा, ही हैज विजिटेड द लाइन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द Pakistani side and he was briefed of the situation by the Pakistani military, to which India has reacted very strongly that this organization has lost its credibility। मतलब ये इशू क्या है कि पाकिस्तान एक्चुअली कर क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कहते हैं कश्मीर इशू को इंटरनेशनल इशू बनाना। मतलब सी इफ यू विल सी कश्मीर, तो बांग्लादेश वॉर के बाद देयर वाज शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, देयर वाज शिमला एग्रीमेंट। तो जो शिमला एग्रीमेंट में जो दोनों प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंदिरा गांधी, दे साइंड दिस एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज बोथ द कंट्रीज एग्रीड दैट कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू। ओके, तो इसको इंटरनेशनलाइज करना मतलब शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, अभी देखिए रिसेंटली जर्मनी ने भी ऐसा कुछ बात कहा था कि दैट UN शुड ट्राई टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू, बट लेटर ऑन दे made the change in the statements stating that Kashmir is the bilateral issue. Now the next is India-UK FTA talks restart with Goyal Badenoch meet. So Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and his British counterpart Kemi Badenoch, they have held the 6th round of discussion on India-UK free trade agreement. Okay, now it was stalled on multiple issues including the reported Indian demand for greater number of student visas, okay, and then पॉलिटिकल टर्मोइल इन यूके की, लीज ट्रस ने रिजाइन किया, फिर ऋषि सुनाक वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसके वजह से जो दीपावली में आने वाला था बट थोड़ा सा पीछे हो गया है। ओके, द नेक्स्ट इज असम अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लिस्ट सिटीजनशिप केस फॉर January 10। तो यहाँ पे एक बात हो रही है सेक्शन 6A, ठीक है। सो सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 दैट अलाउड सिटीजनशिप टू इलीगल इमिग्रेंट्स मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश who have entered Assam before March 1971, ठीक है। एक असम अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम में, तो राजीव गांधी जी के टाइम में असम अकॉर्ड जो था जो 1985 में साइन हुआ था, उसमें ये था कि 1971 के बाद मतलब असम में एक NRC एक्सरसाइज होगा, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। इसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूड किए जाएंगे जिनका 1971 या उसके पहले के इलेक्टोरल रोल्स में जिनका नाम था। जो इसके बाद आएंगे उनको फॉरेनर्स माना जाएगा और उनको बाद में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, बट यहाँ पे एक सेक्शन 6A है विच वॉज अ पार्ट ऑफ असम अकॉर्ड। सेक्शन 6A में क्या है देखिए, फॉरेनर्स हु हैव एंटर्ड असम बिफोर January 1, 1966 एंड हु हैव बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द स्टेट्स, ओके, दे वर रिगार्डेड एज सिटीजन्स। द नेक्स्ट इज जो January 1, 1966 और March 25, 1971 के बीच में आए थे, दे विल हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट that they would not be able to vote for 10 years. Okay,
सो अब पेटिशन आया है सुप्रीम कोर्ट में दैट दिस सेक्शन 6A ओके विच ग्रांट्स सिटीजनशिप टू इमिग्रेंट्स इलीगल वंस एज वेल, it is discriminatory in nature and it violates article 6 of the constitution that fixed the cutoff date for granting citizenship to immigrants at July 19, 1948. उसके बाद जो पेटिशनर है वो ये भी कह रहे हैं कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है जो एक्सरसाइज है असम में वो 1971 के इलेक्टोरल रूल्स पे नहीं बेस्ड होना चाहिए, वो 1951 का जो एनआरसी था उसके ऊपर ये बेस होना चाहिए. द नेक्स्ट इज ओनली 1/4 ऑफ द सैंक्शन सोलर प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ सेज मिनिस्टर. सो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक सैंक्शन किया है सोलर प्रोजेक्ट्स विद द कैपेसिटी ऑफ 39,000 मेगावाट ओके, बट ओनली 25% ऑफ दिस सैंक्शन प्रोजेक्ट हैज टेकन शेप. देन दिस वाज अंडर द स्कीम क्या है, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स where a total of 57 solar parks of aggregate capacity of 39,285 megawatts were sanctioned, but अभी तक कितना लगा है 10,027 megawatt. Now what are the key challenges in this scheme? Hurdle in acquiring land okay with the clear title, then mismatch in time taken to set up a project and infrastructure to route the power produced to the grid. उसके बाद एक और इन्वायरमेंटल इशू है, वो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इशू है. तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड विच इज लेस देन 200 इन राजस्थान, उनका जो हैबिटेट है दे हैव बीन एंक्रोच्ड बाय सोलर पावर प्रोजेक्ट्स. ओके, अब हम कुछ टारगेट्स की बात कर लेते हैं. सो इंडिया हैज कमिटेड टू इंस्टॉलिंग 1,75,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, ठीक है ना, ऑफ विच 1 लाख मेगावाट वाज टू बी सोलर पावर. अब अक्टूबर 2022 तक क्या स्टेटस है, 1 लाख मेगावाट होना चाहिए था, बट अभी तक हम 61,000 मेगावाट सोलर पावर को हमने इंस्टॉल किया हुआ है. नाउ 150 years of Kolkata's iconic tram to be celebrated. So coming February, Kolkata will witness an event that will celebrate 150 years of its iconic tram. Okay. So Tram Jatra, it is a moving tram carnival that was started back in 1996 by enthusiasts from Melbourne and Kolkata. Okay, तो उस वक्त कोलकाता it is the only Indian city where the tram still run. It was home to about 2 dozen routes. So now it is Tam Jatra. So Tam Jatra, it is an international collaboration of trammies, artists, environmentalists and tram loving communities. चलिए अब कुछ हम नाम ले लेते हैं फटाफट एक एक नंबर. द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे सैक्ड वन ऑफ इट्स ओन वाइस प्रेसिडेंट अमिड करप्शन एक्यूजिशन एलिजिबली लिंक्ड टू वर्ल्ड कप होस्ट कतार. तो जो मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट दे वोटेड 625-1 टू स्ट्रिप ग्रीक सोशलिस्ट MEP ईवा काइला ऑफ हर वाइस प्रेसिडेंशियल रोल डिस्पाइट हर लॉयर डिक्लेयरिंग दैट शी वाज इनोसेंट. ये आपको देखना पड़ेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. द नेक्स्ट इज बांग्लादेश अरेस्ट चीफ ऑफ लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी. सो एक पार्टी है जमात ए इस्लामी पार्टी जिसके अमीर हैं शफीकुर रहमान. ही वाज अरेस्टेड इन ढाका बाय काउंटर टेररिज्म ऑफिस. ओके, नाउ देयर हैज बीन अ प्रोटेस्ट ओके लेड बाय ऑपोजिशन व्हिच डिमांड्स आउस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये जमात ए इस्लामी पार्टी है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ओके एंड हैज़ बीन बैंड सिंस 2012. The next is the Moderna and Merck drug makers on Tuesday announced positive results from a trial in which messenger RNA technology was used for the first time to make personalized vaccines for skin cancer. ठीक है, mRNA टेक्नोलॉजी का यूज़ मॉडर्ना ने कोविड-19 वैक्सीन में भी यूज़ किया था. नाउ इट विल बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर ऑल्सो. Now what is this mRNA? Messenger RNA. So messenger RNA, it is a molecule within cells that carries instructions to form proteins. Okay, scientists can design them to make a particular protein in the body that can help fight viruses and other illness. तो mRNA क्या होता है कि जैसे कि इंजेक्शन में mRNA है, it is injected into the body. Now this mRNA, it will go in the body, it will teach cell how to fight a particular foreign body. After that it breaks down. And then once the cell learns how to fight the foreign bodies, then they fight themselves. Okay, not in the जैसे कि inactivated vaccines जो होते हैं उसमें लाइव वायरस वीकेंड फॉर्म में खुद जाते हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी. तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सेल्स खुद सीख लेते हैं उसको बनाना. The next is India may be the first to hold satellite spectrum auction. So India will be the first country to auction
spectrum for satellite communication or SATCOM, according to TRAI chairman PD Waghela. The next is US inflation slowed sharply to 7.1% over past 12 months. हमने इंडिया में भी देखा है कि वो 5.88% हो चुका है इन्फ्लेशन. जनवरी से वो 6% के ऊपर था. ओके, बट नाउ अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखेंगे तो द इन्फ्लेशन इज स्लोइंग डाउन. इंडिया का वन ऑफ द रीजन वाज स्लो डाउन इन वेजिटेबल एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस. ठीक है, बट कोर इन्फ्लेशन अभी भी 6% के ऊपर है. द नेक्स्ट इज China plans $43 billion push to boost chips compete with US. तो US का एक चिप्स एक्ट है where US is going to provide $52.7 billion in grants for US semiconductor production and research and tax credit for chip plants at $24 billion. Now in response to this, China is working on 1 trillion yuan or $143 billion package, okay, for its semiconductor industry. Fine. So it will include subsidies, tax credits, okay, just like US. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.